हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग आगे एक टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रियल नंबर। हम लोग के टॉपिक का जो नाम है वो है रियल नंबर। ये चैप्टर 9th क्लास का भी है और 10th क्लास का भी है। जो भी बच्चे 9th क्लास में है या 10th क्लास में है, दोनों का ही ये टॉपिक है। ठीक है, तो आखिर ये टॉपिक आता कहाँ पे है? तो हम लोग बोलेंगे ये टॉपिक हमारे नंबर सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के बारे में शुरू करेंगे और इसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा लेंदी और बोरिंग ना हो। तो रियल नंबर का 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे विथ क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन के साथ ही सारे टॉपिक को करेंगे। ये देखते हैं कि रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अच्छे से समझते हैं। हमारे पास जो टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो लिखा गया वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, ये रियल नंबर को समझने के लिए उसका सीरीज पार्ट को समझना जरूरी है कि कहाँ से वो उसका थ्रेड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही 2 पार्ट होता है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो उसका 2 पार्ट होगा। एक होगा रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को ही हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और इमेजिनरी पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर है। हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या है रेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, या अदर तरह का नंबर सिस्टम में जो भी टाइप का नंबर आता है उन सबको बेसिक वे में देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज को लेकर। कॉम्प्लेक्स नंबर के पास 2 पार्ट होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट को ही हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ, रेशनल और इरेशनल, यानी कि जितने भी रेशनल्स हैं सब रियल और जितने भी इरेशनल्स हैं वो सब भी रियल है। तो हम लोग को सबसे पहले इंटीजर को समझना पड़ेगा। तो एक टर्म है इंटीजर्स। तो आखिर इंटीजर के सेट में हमारा जो इंटीजर्स है उसके अंदर कौन कौन नंबर आता है तो देखते हैं। ये देखिए 0, 0 के बाद इधर 1, 2, 3, इसी तरह से बढ़ते 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 इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव में अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और इधर भी -1, -2, -3 से लेके माइनस में इन्फिनिटी तक। इतने सारे नंबर्स का जो सेट है, इनफाइनाइट नंबर्स का जो सेट है, ये हमारा इंटीजर्स है। अब अगर इंटीजर्स का बात करते हैं, देखिए 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, लेकिन इसके बीच का कोई नंबर इंटीजर नहीं। किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, किसी भी 2 नंबर के बीच में। इंटीजर कौन है? तो ये 0 हमारा इंटीजर है, ये 1 इंटीजर है, लेकिन इसके बीच का जो चीज़ है, नंबर है, वो इंटीजर नहीं है। तो 1 के बाद का इंटीजर कौन होगा? 2, 2 के बाद का इंटीजर कौन होगा? 3। आ रहा है समझ में? तो ये सब हम लोग का कहानी है। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर क्या है आखिर? तो 0 से अगर हम लोग शुरू करते हैं, इंटीजर में से 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या? 4, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटी तक। तो हम लोग इन सेट ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या भी हिंदी में बोलते हैं। हम नेचुरल नंबर का अगर बात करें, प्राकृतिक संख्या, तो ये 1 से शुरू होता है। तो इंटीजर में से कहाँ से शुरू करना है? 1 से। 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये जो नंबर का सेट हमारे पास बनेगा वो नेचुरल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा जब भी कभी काउंटिंग करते हैं जैसे शुरू कर देते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे बोलना, इसलिए काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इसको। इंटीजर समझ में आया, होल नंबर समझ में आया, नेचुरल नंबर समझ में आया। ये 1, 2, 3 ये सब है नेचुरल नंबर, लेकिन 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला नंबर सब नहीं। एग्जैक्ट जो हमारा फिगर होगा 1, 2, 3 ये सब है नेचुरल नंबर। ऊपर होल नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। और इंटीजर क्या है? तो 0 है, इधर पॉजिटिव वाला सब, इधर निगेटिव वाले सब में। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हम लोग का इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, तो हम लोग इवन नंबर में नेचुरल नंबर से निकालते हैं कुछ। क्या निकाला गया? देखिए 2, 4, 6,
8, 10, क्या पता चल रहा है? ये वैसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है। तो इवन नंबर याद रखना है, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? इवन नंबर। तो सबसे पहला कौन हो गया? 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 14, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 16, इसी तरह से इनफाइनाइट्स। ऑड नंबर, तो नेचुरल नंबर के सेट में इवन को छोड़कर जो बच गया वो ऑड नंबर है। तो क्या होगा ऑड नंबर? 1 होगा, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद 11, 13, 14 तो होगा नहीं, क्या होगा? 15, 16 नहीं होगा, 17, 18 नहीं होगा, 19, 20 नहीं होगा, 21, ये सब हमारा कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। कि वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी कि ऐसे बोलेंगे इवन नंबर को छोड़कर जो बच गया नेचुरल नंबर में उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब ये प्राइम नंबर को देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है? तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, 1 दोनों में काट दिया गया है। याद रखना है 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है, तो 1 को तो अपने लिस्ट से ही हटा देंगे। अब शुरू करते हैं। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो केवल 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। तो वैसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल मतलब उसको पूरा का पूरा वो कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो सबसे पहला नंबर ऐसा कौन है? 2। 2 क्या है? 1 से डिविजिबल है और केवल खुद से डिविजिबल है। 3 भी वैसा ही है। 4 ऐसा नहीं होगा, तो 4 हो गया कंपोजिट नंबर, यानी वैसा नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। 4 क्यों? क्योंकि 1 से डिविजिबल भी है, 2 से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है, तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो बोलेंगे 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। 5 क्या होगा? प्राइम नंबर में आएगा। अगला प्राइम नंबर कौन होगा? तो 7। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो 3 से भी डिविजिबल है। 7 के बाद का प्राइम नंबर कौन होगा? 8 तो होगा नहीं, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। ठीक है, 12 होगा क्या? तो नहीं होगा। 13, हाँ 13 हमारा प्राइम नंबर है। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, कौन होगा अब? 17। ठीक है, आ रहा है समझ में? 18 होगा? नहीं, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स है। वैसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो वो क्या होगा? प्राइम नंबर। और वैसे नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारा बेसिक्स था जो जानना जरूरी था। इंटीजर समझ में आया? क्या क्या है हमारा? होल नंबर समझ में आया, 0 से शुरू किया है, नेचुरल नंबर 1 से, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर कि नेचुरल नंबर से वैसे नंबर जो इवन ना हो वो सब बच गया, सो क्या? ऑड नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। अब ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या होगा? कंपोजिट। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रहता है, एक ऐसा नंबर बताइए जो प्राइम भी है इवन भी है, यानी इवन प्राइम। इवन प्राइम, तो सबसे छोटा इवन प्राइम देखिए, एक ही इवन प्राइम नंबर है ये 2। ये हमारा इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए 2 को हम बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। तो ये टर्म है सिर्फ इवन प्राइम। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अब हम लोग अपने टॉपिक रेशनल नंबर को समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग थ्रेड भी जोड़ लेंगे। तो रेशनल नंबर क्या है देखते हैं। वैसे नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द फॉर्म p बाई क्यू। अब ये p बाई क्यू की जगह a बाई बी, d बाई सी कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है? p और नीचे डिनोमिनेटर में है q। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू, जहाँ पे ये ऊपर वाला p और q आखिर दोनों क्या होगा? तो इंटीजर्स होंगे। दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। हम लोग इंटीजर जस्ट पढ़े हैं, लेकिन एक शर्त है कि जो नीचे जो q है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लिया जाए एग्जाम्पल से। ऊपर वाले चीज़ को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले चीज़ों को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाला भी इंटीजर होगा, नीचे वाला भी इंटीजर होगा। ऊपर में कोई भी इंटीजर हो सकता है, देखिए पूरा इंटीजर का सेट लिखा हुआ है, लेकिन नीचे में ये 0 नहीं होगा, बाद बाकी कोई भी इंटीजर हो सकता है। इतना शर्त अगर पूरा करता है तो ये रेशनल नंबर है। तो देखते हैं कि नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जितने भी नंबर्स है क्या वो सारे रेशनल नंबर्स हैं? तो -3, तो बताइए -3 है तो -3, और नीचे हमेशा 1 रहता है डिनोमिनेटर में, कुछ भी नहीं दिखे समझिए नीचे 1 है। तो ऊपर -3 तो इंटीजर है, हाँ सही बात है इंटीजर है।
1 भी इंटीजर है, हाँ सही है 1 इंटीजर होता है, और नीचे 0 भी नहीं है, यानी हमारा -3 रेशनल नंबर होगा। 5 का बात कर लेते हैं, 5/1, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर और नीचे 0 भी नहीं है, 5 भी होगा रेशनल नंबर। पाई का बात करते हैं, पाई का केवल पाई ऐसे लिखा हुआ है ना सिंबल से, तो याद रखिएगा ये रेशनल नंबर नहीं होता है, ये रेशनल नंबर नहीं होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। ध्यान रखेंगे, पाई इज नॉट रेशनल, पाई इज इरेशनल। आगे बढ़ते हैं, अगर 22/7 बोल देगा ना, पाई का वैल्यू दे देगा और 22/7 के रूप में देगा, अगर पॉइंट में देगा तो नहीं, 22/7 के रूप में अगर पाई का वैल्यू दिया हुआ है, या बोलेंगे 22/7, देखिए ऊपर क्या है इंटीजर, नीचे भी इंटीजर और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। 0 का बात करते हैं, तो नीचे 1, ऊपर तो हो ना सकता है 0, तो ऊपर इंटीजर जो है वो 0 भी हो सकता है, तो ये ठीक है हमारा इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नीचे भी इंटीजर है और नीचे 0 भी नहीं है, तो बोलेंगे 0 भी मेरा रेशनल नंबर है। 5/7 ये तो पता ही है रेशनल नंबर है। अब √2/3 का बात कर लेते हैं, तो जैसे आपको रूट वाला कोई टर्म दिखे ना, वो रेशनल नहीं होता है, वो इरेशनल होता है, यानी हमारा ये भी नंबर रेशनल नंबर नहीं है समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, तो बहुत ईजी है, नंबर विच इज नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मेनली इसी बोलते हैं कि वैसा नंबर रियल नंबर में से, रियल नंबर का वैसा हिस्सा जो रेशनल ना हो वो क्या होता है, इरेशनल होता है, द नंबर विच इज नॉट रेशनल। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, पूरा याद रहेगा। ये रूट है, स्क्वायर रूट, ये देखिए क्यूब रूट है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, आपको ऐसा कुछ भी दिख जाए रूट वाला टर्म, बस इसके अंदर पॉजिटिव में होना चाहिए, कोई भी नंबर पॉजिटिव में हो, तो रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट जैसा भी हो, उसके अंदर अगर पॉजिटिव में नंबर है तो हम लोग बोलेंगे वो हमारा इरेशनल नंबर है। अब पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, √2 होगा, हाँ ये होगा, √2 है क्योंकि रूट के अंदर में पॉजिटिव है। √4 होगा क्या, नहीं, √4 नहीं होगा, तो आखिर क्यों नहीं होगा, तो 4 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 × 2, याद रखिएगा स्क्वायर रूट में अगर पेयर लग जाए, अगर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, पेयर लग जाए तो हम बोलेंगे ये आज़ाद हो गया और ये 2 बन गया आंसर, ठीक है। पेयर लगेगा तो एक हम बाहर निकाल देंगे, तो √4 कुछ भी नहीं, 2 है, और 2 तो हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल है नहीं। क्यूब रूट ऑफ 8 ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ 3 दिख जाए ना, तो देखिए तो 3 का अगर कोई पेयर लग जाएगा ना तो हम उसको आज़ाद कर सकते हैं, लग गया 3 का एक सेट बन गया, तो 3 का सेट है तो इसलिए इसका भी आंसर क्या हो गया 2। तो √4 रेशनल है और क्यूब रूट ऑफ 8 भी क्या है, रेशनल है, तो थोड़ा सॉल्व पे भी ध्यान देना होगा कि है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमको समझना होगा कि √2 है तो 2 का पावर 1/2, दोनों बात सेम है। क्यूब रूट ऑफ 2 है तो 2 का पावर 1/3, मतलब यहाँ जो नंबर होता है ना वो 1 नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा 1/5, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे कहीं यूज़ होगा, ठीक ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अभी तक जो हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में देख रहे थे, वो नंबर पहचान लिए कि हाँ ये PYQ के फॉर्म में होगा, ये कंडीशन फॉलो करेगा तो रेशनल है। इरेशनल के बारे में भी देख लिए कि रूट वाला कोई भी टर्म दिखा, उसके अंदर पॉजिटिव दिखा तो हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, कि अगर हम बात करें कि ठीक है पॉइंट में अगर कोई नंबर दिया हुआ है, मतलब डेसिमल में अगर कोई नंबर दिया हुआ है, तो हम कैसे पता चलेगा कि रेशनल का डेसिमल है, या कैसे पता चलेगा कि ये इरेशनल का डेसिमल है, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग को सीखना है। डेसिमल ना टोटल 3 टाइप से दिखाया हुआ होगा, जैसे 2.42, देखिए 2.42 ये जो डेसिमल हमारे पास है ये किस टाइप का है, ये हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कि रुका हुआ है, टर्मिनेट कर गया, रुक गया, अब आगे बढ़ नहीं रहा, यहीं तक लिखा हुआ है, मतलब बोलेंगे 2.42 पे पूरा सॉल्व हो गया होगा, कोई भी जो भी हमारा फ्रैक्शन होगा वो, तो बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग टाइप है। अच्छा 5.66666 ऐसा रिपीट होते जा रहा है तो बोलेंगे रिपीटिंग है। रिपीटिंग को ना ऐसे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी लिखते हैं, क्योंकि टर्मिनेट नहीं ना कर रहा है, केवल रिपीट कर रहा है, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या केवल रिपीटिंग भी लिखेंगे तो सही है। 0.42424242 तो ये आते चला गया, फिर से रिपीट ही कर रहा है तो बोलेंगे ये रिपीटिंग है, या इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, कि कट नहीं रहा है, सिर्फ रिपीट करते जा रहा है।
तो हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 5.66666 ऐसा है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि 5.6 पे रेकरिंग है, रेकरिंग का सिंबल है, मतलब 6 ना रिपीट करते जा रहे हैं। फिर ये वाले को क्या लिख सकते हैं, 0.4242 है तो 42 पे रेकरिंग बोल देंगे। ये नॉर्मल सा बात है। हम लोग दो तरह के डेसिमल देखे, एक टर्मिनेटिंग को देखे और क्या देख लिए, रिपीटिंग टाइप वाले डेसिमल को देख लिए। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है 0.101 फिर 0001 फिर 4 बार 01 फिर होगा क्या 5 बार 0 और 1, इसी तरह से आगे 6 बार 01। तो ये ना ही कट रहा है और ना ही हम रिपीट करते हुए बोलेंगे। हम किसको बोलेंगे, रेकरिंग लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये जो डेसिमल है वो ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो इसको एक साथ बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल 5.602 फिर 0002 फिर 4 बार 02 है फिर 5 बार 02 है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा लेकिन कभी कटेगा नहीं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह का जो डेसिमल होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो हम बोलेंगे इरेशनल नंबर का डेसिमल है, यानी इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग आया या केवल रिपीटिंग आया तो हम बोलेंगे ये दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग पॉइंट में भी दिया हुआ रहेगा तो भी हम लोग बता देंगे कि रेशनल है या इरेशनल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वही नोट में लिख दिया गया, रेशनल नंबर कब कि या तो टर्मिनेटिंग हो, आइदर टर्मिनेटिंग और क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए। इरेशनल नंबर का अगर बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना। तो रियल नंबर तक हम लोग पहुंच गए। अब रियल नंबर क्या है, तो जब रेशनल जान गए, इरेशनल जान गए, तो उन्हीं का कलेक्शन क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। आया समझ में, रेशनल समझ गए, इरेशनल समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि होता क्या है कि जो रियल नंबर है हमारे पास उनको रिप्रेजेंट करना हम लोग को आना चाहिए। तो रियल नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे बताइए, रियल नंबर लाइन पे। तो हमको पता होना चाहिए ना कि कौन से नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन बोलते हैं। तो जो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे, ऐसा एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, यही हमारा है रियल नंबर लाइन, याद रखेंगे। और ये वाई एक्सिस वाले को हम लोग इमेजिनरी नंबर लाइन बोलते हैं, ये आगे जाके सीख लेंगे। ये हमारा नंबर लाइन इमेजिनरी है, ये है हमारा रियल नंबर लाइन। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ये बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टू रिप्रेजेंट रियल नंबर वी हैव रियल नंबर लाइन। किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रियल नंबर लाइन है जो ऐसा दिखता है। रियल नंबर लाइन में जीरो कहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है, बीच में, साइड में, कहीं भी। लेकिन जीरो से इधर राइट साइड के तरफ हम लोग का पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड के तरफ हमारा निगेटिव में नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट करिए 2 को कैसे दर्शाएंगे, -6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -100 को 2/3, 7/3, √2, √3, इन सब चीज़ों को हम लोग रियल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। एक बार रिपीट भी कर लेंगे हम लोग, पहले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है 2, नॉर्मल सा बात है, 0, 1 और 2 को इनसर्किल कर दिए, घेर दिए, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। -6 तो 0 कहीं भी दिखा सकते हैं, इस साइड बढ़ेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 को इनसर्किल कर दिए, ये सेकंड हो गया। -100, अब -100 है तो ऐसा थोड़ी 1 1 करके बढ़ेंगे, पूरा बहुत बड़ा स्पेस होगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, और वो कॉपी में उतना स्पेस होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेट समझ लेंगे। तो मान लेते हैं 10-10 का लेकर चलते हैं, तो -10 एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन भी -10 तो -20, फिर -30, -40, -50, -60, 70, 80, 90 और -100। तो हम बोलेंगे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, बीच में फिल भी कर देंगे यहाँ पे -30, -40 ये सब। ऐसा में कोई ऐसे भी बना सकता था ना, ये देखिए ये हमारा 0 है, ये हो गया -50 और ये हो गया -100, बस सिंपल वे में। तो ये बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया, लेकिन इसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है 2/3, यहाँ से ध्यान देने वाला बात। अब ये 2/3 को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो हमको एक चीज़ देखना है कि जब भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना हो ना, तो ये देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है। तो बताइए कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होगा ना, हमारा आंसर 0 1 के बीच में ही आता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 डिवाइड करते हैं,
तो 0 पॉइंट लिखेंगे तो 0 और 3 6 जा 18 कितना आ जाएगा 2, फिर से हमारा 0 आ गया 3 6 6 6 6 आते चला जाएगा, मतलब 0 1 के बीच में ही आया ना। तो ये ध्यान रखेंगे, हमारे पास अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो 0 1 के बीच में ही आने वाला, ठीक है। फिर ये भी केस देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तब क्या होगा, लेकिन पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो 0 1 के बीच में आने वाला है तो 0 दिखा देंगे और कुछ दूर पर 1 दिखा देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद का टास्क क्या है, उसके बाद का टास्क है नीचे क्या दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस जोन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आखिर वो 3 पार्ट कैसे डिवाइड करते हैं, तो हम एक कम 2 लाइन खींच देंगे, 1 2 हो गया 3 पार्ट में। 0 से लेके यहाँ तक एक पार्ट, 1 से लेके यहाँ तक दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 लाइन, अगर 10 पार्ट में डिवाइड करना होता तो 9 लाइन खींचते तो डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो हम लोग अपने चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करते हैं हम कि आखिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कौन सा हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो 2/3 है, पहले क्या कर दिए पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, थोड़ा सा इक्वल इक्वल होना चाहिए, दिखना चाहिए इक्वल है। अब ये 2/3 में ये जो पॉइंट है हमारा 0, इसको बोलते हैं 0/3। तो बताइए 0/3 तो 0 ही ना होगा, सही बात है। ये है 1/3, ये है 2/3 और ये जो है हमारा 1 वाला पॉइंट ये 3/3 है। तो देखिए 3/3 1 है कि नहीं, हाँ है, 3/3 1 है, 0/3 0 है। तो हमारा आंसर कौन होगा, ये है हमारा आंसर। तो हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे, ये हमारा, इसको हटा दीजिए, हम लोग केवल और केवल बोलेंगे ये हमारा 1/3 और ये हमारा 2/3। तो 2/3 हमारा ये आंसर हो गया, इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 7/3। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो सबसे पहले करना होता है डिवाइड। तो 3 7 डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 3 2 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1। इसको हम लोग होल के टर्म में लिख देंगे। तो 2 होल 1/3, 2 होल 1/3 ध्यान रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो नंबर हमारा ऑब्टेंड हुआ ना 2 होल 1/3 ऐसे होता है, 2 होल 1/3 ऐसे जाते हैं। तो 3 देखिए 3 2 जा 6 और 6 और 1 जोड़ देंगे 7/3 आ रहा है ना हमारे पास। तो ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ये जो हमारा नंबर दिख जाए ना आगे में, इससे तो बड़ा होगा, और इससे बड़ा वाला इंटीजर कौन है 3, तो हम बोलेंगे 2 और 3 के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बना देंगे 0 थोड़ा स्पेस देकर 1, थोड़ा स्पेस देकर 2 और थोड़ा उतना ही स्पेस देकर 3। हमारा आंसर लेकिन 0 और 2 और 3 के बीच में आने जा रहा है, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको, 2 और 3 को हम लोग डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। 2 और 3 के बीच में कितना पार्ट, तो नीचे क्या है 3 ना, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितना लाइन, तो 2 लाइन डिवाइड हो गया 3 पार्ट में। तो ये हो गया 2 होल 0/3, ये होगा 2 होल 1/3, ये होगा 2 होल 2/3 और ये हमारा होगा 2 होल 3/3, ठीक है। लेकिन हमको इतना सारा दिखाना नहीं। अच्छा ये समझ लीजिए 2 होल 0/3 का मतलब होता है ना 2 + 0/3 ऐसा। तो बताइए 2 + 0/3 तो 0 ही होगा, यानी कि 2 ही है, सही बात है, यहाँ पे 2 है। लास्ट वाले को देखते हैं, 2 होल 3/3 है ना, तो 3 3 कैंसिल हो गया 1, यानी 2 + 1, ये बीच में प्लस समझते हैं, ये प्लस है, ठीक है। कितना हो गया 3 3 रिप्रेजेंटेड भी है। तो हम लोग एक बार अच्छे ढंग से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है कुछ इस ढंग से कि हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, और डिवाइड करने के बाद ये 2 होल 0/3, ये हो गया 2 होल 1/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब है √2। अच्छा अभी तक जितने भी रिप्रेजेंट कर रहे थे ना वो सब रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन था। हम लोग रियल नंबर में तो रेशनल इरेशनल सब आता है, तो अब हमारे पास इरेशनल आ गया। ये √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखते हैं √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फिर से नीचे बना देते हैं। तो पहले एक रियल नंबर लाइन खींचेंगे। अच्छा ये बताइए √2 पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, पॉजिटिव में है। तो हम लोग को पता है ये 0 के उस साइड ही बनने वाला है, तो ये 0 अब इधर ही बनेगा लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। आगे बढ़ते हैं। तो √2 के लिए सबसे पहले हम लोग 1 यूनिट अपने हिसाब से खींच लेंगे, और जितना 1 यूनिट का लेंथ यहाँ है ना उतना ही 1 के ऊपर 90 डिग्री बनाते हुए 1 यूनिट चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री बनाते हुए फिर से हम लोग उतना ही 1 यूनिट लेंगे, जितना ये लेंथ होगा उतना ही ऊपर से ये भी लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट,
ये 90 डिग्री। तो बताइए जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका लेंथ आखिर क्या है? तो आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देख लीजिए, परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर, बेस भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये 1 + 1 टोटल कितना हो गया 2। लेकिन हमको h स्क्वायर नहीं h चाहिए, तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ √अंडर आ जाएगा। तो क्या आ गया √2। तो ये जो लेंथ है ये √2 लेंथ का है। अब हम कंपास के हेल्प से इसको मेजर करके एक आर्क खींचेंगे, जहाँ टच हुआ यही हमारा जगह √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर देख लीजिए ध्यान से, 1 यूनिट खींचा हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी 1 यूनिट, ये हमारा √2 हो गया। और आर्क कटने के बाद जो आंसर आया वो क्या आ गया √2। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा √3 का। ठीक है, तो √3 में क्या करना है, पहले हमको √2 बनाना होगा। तो सबसे पहले √2 बनाना होगा। तो √2 ड्रॉ कर दिए। देखिए ये 0, यहाँ पे कोई 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट आगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा √2 है। तो √2 कहीं ना कहीं तो कटेगा ना, ये हमारा √2 हो गया। अब √2 पे 1 यूनिट कर दीजिए और ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका। तो ये जो नया हाइपोटेन्यूज बनाना ये √3 है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि √2 का लेंथ और यहाँ से 1 का लेंथ, इन दोनों का अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से बनाते हैं तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √3। और यहाँ से जो आर्क खींचेंगे वही हमारे √3 को बताएगा। उसी तरह से अगर √4 यानी कि 2 दर्शाना है तो फिर से √3 पे 1 कर दीजिए, और 2 तो ऐसे भी दर्शा देंगे। √5 करने के लिए हमको पहले 2 तक जाना होगा। अगर 5 करना होगा ना तो हम लोग को पहले 2 तक जाना होगा कि ये 0, ये 1, ये 2 और 2 पे 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1, हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे तो √5 आएगा। यहाँ से जो आर्क कट करेंगे यही पॉइंट हमारा √5 को दर्शाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन था। इसी तरह से आपको √7 होगा ना तो पहले √6 तक बनाना होगा, देन √6 पे 1 यूनिट लेंगे, तब जाके हमारा √7 बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इट इन PYQ फॉर्म। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपके पास डेसिमल दिया हुआ है, आप PYQ के फॉर्म में बताइए। अब डेसिमल किसका है, तो सब रेशनल का डेसिमल है। देखिए ये टर्मिनेटिंग टाइप, ये भी टर्मिनेटिंग टाइप, ये क्या है रिपीटिंग टाइप, ये भी रिपीटिंग टाइप। तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो रेशनल का होता है, तो हमको उसको PYQ के फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग करना ये है कि 0.5 कैसा है ये टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग वाले में तो कुछ है नहीं, पॉइंट को हटा दीजिए आप। 0.5 है ना, पॉइंट को हटा दीजिए। नीचे क्या आ गया, नीचे तो हमेशा 1 होता है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, तो 5 2 जा 10, हमारा फ्रैक्शन निकल गया, यानी PYQ के फॉर्म में निकल गया। आंसर हो गया 1/2। 0.02 का क्या करेंगे, फिर से पॉइंट हटा देंगे, और नीचे तो 1 है ही, पॉइंट का 2 नंबर तो 2 0, तो 2/100 यानी कि कैंसिल आउट हो गया, तो 1/50 आंसर है हमारे पास। ये तो बहुत आसानी से बन गया। लेकिन 0.4 पे रिकरिंग और 0.12 पे रिकरिंग जो है इसको एक अलग ढंग से बनाते हैं। ठीक है, वही हम लोग को मेन सीखना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 0.4 को लिखते हैं पहले, 0.4 पे रिकरिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग बोलेंगे लेट, मान लीजिए कि 0.4 हमारा क्या है x है, इसको पहले x मान लीजिए। तो क्या इस x को लिख सकते हैं ऐसा 0.4444 ऐसा, हाँ लिख सकते हैं, ढेर सारा लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग को ना मल्टीप्लाई करना होता है 10 से 100 से 1000 से, इसी तरह से 10 से 100 से 1000 से, ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारा रिक्वायरमेंट पूरा ना हो जाए। ये क्या कह रहे हैं वो आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। तो पहले हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10x हो गया ये। अब 10x करेंगे, समझ जाएंगे 10 से मल्टीप्लाइड है, तो ये पॉइंट ना एक आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये 4 के आगे चला गया, 4.444 ऐसा हो गया। इसको हम बोल दिए 2। हमको यही देखना होगा कि 1 में से 2 को घटा के या 2 में से 1 के घटा के, कि पॉइंट के बाद मैच करना चाहिए। गौर करिए, पॉइंट के बाद यहाँ 444 है ना, यहाँ भी पॉइंट के बाद 444 है। अब ये 3 4 ऐसे मतलब नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हैं।
तो 4 4 4 है तो मैच कर गया। तो हम बोलेंगे अगर हम सेकेंड में से 1 को घटा देंगे ना तो पॉइंट के बाद वाला जितने भी हैं वो सब जीरो हो जाएंगे, और यही हम लोग का टारगेट है। तो बताइए 10x में से x गया तो 9x, अब 4.444 सब है और ऊपर में क्या है तो 0.444 है, तो ये सब तो नीचे 0 0 0 और यहाँ केवल क्या बच जाएगा 4। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो इधर 4 आ गया। तो x क्या आ जाएगा आपके पास 4/9, x क्या आ जाएगा 4/9। आया समझ में? इसको अच्छे से लिख देते हैं, x आ गया हमारे पास 4/9, यही हमारा फ्रैक्शन हो गया PYQ के फॉर्म में। और x क्या था, x को हम लोग माने थे 0.4 पे रेकरिंग, और यही तो आ गया ना हमारे पास 4/9, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो आगे क्या है 0.12 पे रेकरिंग है हमारे पास। जीरो पॉइंट 12 पर रेकरिंग है, तो इसको क्या मानेंगे, पहले x लिख देते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.12 पर रेकरिंग। तो x इज इक्वल टू 0.12 इसी तरह से ट्रेवल करेगा। इसको बोल दिया 1, अब हम 10 से गुना कर देते हैं। तो 10x करने पे क्या होगा, एक ही पॉइंट शिफ्ट होगा, तो 1.2 फिर 1 2 1 2 ऐसा आगे बढ़ते चला गया। तो देखिए गौर से कि अभी पॉइंट के बाद मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, नहीं काम नहीं बना तो हम लोग 100x करेंगे, एकदम सीरियसली ऐसे ही करिएगा। तो 100x करेंगे तो ऊपर वाले में 100 से गुना कर दिए तो 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 के बाद पॉइंट चला गया, ऊपर वाले में किया 100 से गुना, तो 1 2 1 2 आते चला जाएगा। अब इसको 3 बोल दिया। अब बताइए कोई मैच कर रहा है क्या, तो हाँ तीसरा वाला और पहला वाला से ऐसा बन सकता है, तो बोलेंगे थर्ड माइनस फर्स्ट। तो ऐसा क्या हो जाएगा, 100 में से एक x चला गया तो 99x, और 12.12 ऐसा लिखा हुआ है, फिर ऊपर भी ये 0.12 तो पॉइंट के बाद मैच कर रहा है ना, तो 0 हो जाएगा सब घट के, तो ओवरऑल बचेगा क्या 12 बचेगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 12 बाई क्या 99, यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग इसी को क्या माने थे 0.12 पे रेकरिंग, यानी x को ही हम माने थे 0.12 पे रेकरिंग, यही आ गया है 12/99। आया समझ में ये चीज़? तो ये हम सीख गए PYQ के फॉर्म में निकालना, किसी भी तरह से दिया हुआ रहेगा तो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, अगला टॉपिक है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए कैसे पता करिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या रिपीटिंग डेसिमल आएगा इसी रेशनल नंबर के लिए। ऐसे डिवाइड करके ही ना निकाल सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं करिएगा तो कैसे पता करिएगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, उसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है कुछ इस ढंग का है। हम लोग को पता ही है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हमको नीचे वाले से मतलब है, यानी कि डिनोमिनेटर से मतलब है। डिनोमिनेटर को करना है फैक्टराइज, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर देंगे, देखेंगे क्या आता है। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर जो है इस रूप में आए, या तो 2 के पावर के रूप में आ जाए, या 5 के कुछ पावर के रूप में आ जाए, या 2 या 5 का कॉम्बिनेशन के रूप में आ जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, बस ये देख के ही बोल देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है, यानी इन सब के अलावा कुछ आ जाता है, एक्स्ट्रा कुछ आ गया, ठीक है, जैसे 2 के फॉर्म में नहीं आया, 5 के फॉर्म में नहीं आया, या 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आया, कुछ उसमें एक्स्ट्रा अलग ढंग का आ गया, तो बोलेंगे वो रिपीटिंग टाइप होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये है 4/45, तो हम फैक्टराइज कर दिए 5 से 9 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, तो 5 × 3 × 3 यानी 5 × 3 का पावर 2। तो देखिए 5 तो ठीक है आ गया, लेकिन ये 3 आ गया ना, ऐसा तो है नहीं इसमें फॉर्म, तो हम बोलेंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इसी के रूप में नहीं आया। ये m और n कुछ भी पावर हो सकता है, तो अगर ये इस फॉर्म में नहीं आएगा तो बोलेंगे ये कैसा है, रिपीटिंग टाइप डेसिमल है। तो देख के ही बता देंगे ना, केवल डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके डिवाइड नहीं करना पड़ा। 3/625 इसको देख लेते हैं, तो जब 625 को फैक्टराइज किया गया तो 5 × 5 × 5 × 5 5 का पावर 4 आ गया, तो ये मैच कर रहा है ना ये 5 का पावर m के रूप में। तो बोलेंगे डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में। अब बोलोगे कि ये 2 का पावर m क्यों दे दिए, तो कुछ नहीं, अब ये जनरल ऐसे ही लिखते हैं, 2 का पावर 0 समझ लेंगे। यहाँ पे किसी का पावर 0 होता है तो क्या होता है 1, तो कोई वजूद ही नहीं है इस 2 का पावर m का यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर इस रूप में बस आया। तो हम बोलेंगे 5 का पावर 4 जो डिनोमिनेटर है वो इस रूप में है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। क्लियर ना? तो बिना डिवाइड किए हम लोग बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा टर्म है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का सिंपल सा एक मीनिंग याद रखिएगा, डिनोमिनेटर से रूट वाले टर्म को हटा देना है। रूट वाला टर्म, डिनोमिनेटर से, ये रेशनल नहीं है, रूट वाला टर्म, मतलब रूट का कोई भी टर्म जो होगा ना, रूट वाला टर्म, उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो उसी हटाने के प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। जैसे देखिए 1/√2 में नीचे क्या है, √2 है, ये तो इरेशनल है ना। रेशनल इरेशनल वाला जो फैक्टर है ये √2, रूट किसी भी तरह से सॉल्व हो जाना चाहिए, नीचे हमारा रूट के रूप में ना रहे, बस यही ध्यान रखना है। तो आखिर करेंगे क्या, तो 1/√2 है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दी √2 से। अब देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बताते हैं, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही ना हुआ। अब 1 से किसी में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग को इससे काम बन जाएगा हम लोग का। जैसे हम लोग क्या करना था, नीचे से रूट हटाना था, तो इस ऐसा करने से क्या हो गया, √2 दो बार अगर गुना होता है ना, तो ये समझिए कि ये ऐसे हो गया, तो पेयर लग गया तो 2, तो नीचे आ गया 2। अब 1 गुना √2 यही रह जाएगा √2। तो अब क्या हुआ, 1/√2 को ये भी लिखा जा सकता है √2/2, दोनों चीज़ सेम ही है, लेकिन ये जो है हमारा वो रेशनलाइज होने के बाद आया, यानी कि अब नीचे में रूट का फैक्टर नहीं है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, 2 + √2 2 - √2। तो जब ऐसा कुछ हो ना तो नीचे वाले पे फोकस रखेंगे, नीचे जो भी नंबर होगा बस साइन चेंज करके लिख देंगे। जैसे 2 - √2 है ना, 2 + √2, अब वही चीज़ ऊपर भी, ताकि कोई बड़ा असर ना हो, 1 हो जाए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा रेशनलाइज करने का आंसर है। जैसे 2 + √2 2 - √2, तो यहाँ लिख दिया गया 2 + √2, यहाँ भी 2 + √2। तो नीचे देखिए ध्यान से, 2 - √2 और 2 + √2, तो हम लोग जानते हैं ना एक फॉर्मूला, a - b × a + b क्या होता है, a² - b², उसी पे तोड़ देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का स्क्वायर आपको पता ही है 2 होता है, √2 दो बार होगा तो 2 हो जाएगा। अब 4 - 2 हुआ तो कितना बच गया 2, नीचे समझ में आया ना। ऊपर का देखते हैं, अब 2 + √2 और 2 + √2 सेम टू सेम है, तो 2 + √2 का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर पता ही होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तोड़ देते हैं इसको, तो a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर √2 का स्क्वायर पता ही है 2 होगा, और 2ab, 2 × a क्या है 2, अब b क्या है तो √2, तो 2 × 2 4, तो 4√2, तो बोलेंगे हमारा आ गया 4√2। ठीक है, तो 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो 6, ये 4√2 और /2। हम लोग क्या करेंगे, 6 और 4 में से कॉमन ले लिए 2, तो यहाँ बच गया 3, ये 2√2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 3 + 2√2। नीचे में क्या है तो 1, नीचे में क्या होगा 1। यहाँ तक क्लियर ना। तो हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट एंड पावर, ये पहले भी पढ़े होंगे नीचे क्लास में। तो देखिए आप लोग इस फॉर्मूला को, जैसे a का पावर m × a का पावर n, यानी अगर जैसे 2 का पावर कुछ 3 है और 2 ही का पावर हम 5 लिख दिए, तो a मैच कर रहा है और पावर अलग अलग है, तो हम बोलेंगे 2 का पावर 3 और 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये रूल होता है। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर यही चीज़ डिवीजन में रहे, जैसे 2 का पावर अगर मान लीजिए 5 / 2 का पावर अगर 2 है, ऐसा है, तो हम बोलेंगे कि 2 का पावर होगा 5 - 2, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब आगे है किसी नंबर का पावर, उसके ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर, तो तीनों पावर, चारों पावर को हम लोग गुना कर देंगे। जैसे 2 का पावर 4 है, फिर मान लीजिए 1/2 पावर में है, फिर पावर में मान लीजिए 6 है, ऐसा है, तो हम बोलेंगे 2 का पावर 4 × 1/2 × 6, पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 2 का पावर 6 × 2 क्या हो जाएगा 12, ये आंसर है हमारा। अगर किसी का पावर निगेटिव में हो और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, तो बस ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे हम बोल दिए 2/3 का पावर आपके पास है -3, तो हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर +3। ठीक है, अब आगे क्या है, किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो हम बोलेंगे 1, बस एकदम आँख मूंद के, किसी का पावर 0 हुआ तो क्या बोलेंगे 1 है वो, तो हम लोग के पावर के ऊपर भी पावर 0 हो तो क्या बोलेंगे आंसर 1 है।
यानी अगर 4 का पावर भी 0 तो 1, 2 का पावर 0 भी तो 1, 8 का पावर 0 भी तो 1, किसी का पावर 0 हो जाए तो हम बोलेंगे क्या होगा, 1 होगा। तो ये कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर का फॉर्मूला है। ये जो चैप्टर हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं ना, वो 9th और 10th दोनों क्लास में है, ठीक है। 9th में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो 10th में नहीं दिया गया, 10th में कुछ इन्हेंस कर दिया गया, तो हम लोग उस ढंग से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पूरा रियल नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में होगा, तो हम लोग ये फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो पूरा 9th और पूरा 10th कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई 9th के बच्चे हैं तो शुरू से 2 पार्ट देख लें, ठीक है, और 10th के बच्चे हैं तो तीनों पार्ट देख लें, उनको पूरा अच्छे से रियल नंबर का क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग अप्रोच कैसे लेना चाहिए इस चैप्टर को। तो हमारे पास जो चैप्टर था वो चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है। तो ये रियल नंबर जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूसरा पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर हम लोग को पता चल चुका है कि रेशनल और इरेशनल। रेशनल क्या, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ये इंटीजर हो ये इंटीजर हो लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल क्या, जितना भी रूट वाला टर्म दिखेगा सब इरेशनल है। इसके डेसिमल का बात करें तो टर्मिनेटिंग टाइप आ सकता है या रिपीटिंग टाइप आ सकता है। इसके डेसिमल का बात करें तो ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करने वाला है। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लिए रियल नंबर का, कहाँ पे, तो रियल नंबर लाइन पे। यहाँ पे जो एक पोर्शन बच रहा है इमेजिनरी नंबर, उसको देखते हैं। ये जो इमेजिनरी नंबर हमारे पास है, तो रूट अंडर, चाहे वो कैसा भी रूट हो, क्यूब हो कैसा भी हो, बस नेगेटिव में दिख जाए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव दिखे, आप समझिए कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। फिलहाल के लिए इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि रूट के अंदर में नेगेटिव दिखे तो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे 10th वाले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे ये सब फैक्टर देखने को मिलेगा। जैसे रूट अंडर -2 है, रूट अंडर -3 है, ये सब हमारा इमेजिनरी नंबर है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ याद रखना है कि रूट अंडर -1 जो है उसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आयोटा, ठीक है। तो होता क्या ना, ये रूट अंडर 2 को ना दूसरे रूप में चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे ऐसे बोल देंगे कि देखिए ये रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर -1, ठीक है। तो रूट अंडर 2 रहने दिए और रूट अंडर -1 को क्या बोल दिया, आयोटा। मतलब रूट अंडर 2 आयोटा और रूट अंडर -2 दोनों सेम ही है, तो इस रूप में भी रहेगा तो ये समझिए इमेजिनरी ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 आयोटा, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर। बस केवल इतना जानना था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एग्जाम्पल का बात करें, देख लेते हैं। तो सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए 5 प्लस रूट अंडर 2 आयोटा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा का पूरा, 5 जिसमें रियल पोर्शन है और रूट अंडर 2 आयोटा हमारा इमेजिनरी पोर्शन है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में 11th क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम लोग केवल यहाँ पे ओवरऑल ग्लिम्सेस लिए हैं कि हाँ इमेजिनरी नंबर क्या होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। क्लियर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है। रेशनल अच्छे से जान गए, इरेशनल अच्छे से जान गए, रिप्रेजेंटेशन करना भी सीख गए, और अभी इमेजिनरी नंबर के बारे में सीखे। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं। एक बार शॉर्टली रिवाइज करते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या देख लिए थे हम लोग, रियल नंबर को समझ गए, रेशनल समझ गए, इरेशनल नंबर को समझ गए, रिप्रेजेंट करना सीख गए, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीख गए। हम लोग कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, रिपीटिंग डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना सीख गए। हम लोग रेशनलाइजेशन को सीख गए। हम लोग और क्या सीखे, एक्सपोनेंट एंड पावर को सीखे, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को सीखे। तो इतना रिवाइज कर लीजिए आप लोग जो भी अभी पढ़ाया गया है, देन हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।